दीदी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ हम आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। रबी फसलों की कटाई के बाद हमारे किसान यानी कि आप लोग खरीफ फसलों की बुआई में लग जाते हैं। और जब खरीफ फसलों की बात हो तो धान का जिक्र तो बनता ही है। धान की खेती करके अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है और ख़ास तौर पर इसमें बासमती धान का अगर चयन कर लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे किसानों को। तो किस तरह से आप धान से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको। बासमती चावल हमारे देश की पहचान है, जो सिर्फ भारत में उगाया जाता है। इसीलिए इस महकते चावल की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है। यही वजह है कि बासमती धान उगाने वाले ज्यादातर किसान इसे निर्यात करने के उद्देश्य से लगाते हैं, क्योंकि उपज निर्यात का एक ऐसा पहलू है जो किसानों के लिए मुनाफे के द्वार खोलता है। लेकिन उत्पाद या उपज यदि मानक मापदंडों पर खरा न उतरे तो नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो हर एक पहलू पर जानकारी और नजर रखें, जिससे जोखिम को कम और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। कौन सी हैं वो जरूरी बातें, जानते हैं विशेषज्ञ से। बीज लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा बीज ले पाएंगे। पहले तो आपको प्रमाणित बीज बोना है। और प्रमाणित बीज कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। जब आप चाहें तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे आप बाज़ार में जाते हैं, जब बीज खरीदने जाएंगे तो पहले उसके थैले को देखें, वो सीलबंद होना चाहिए। उसके ऊपर एक टैग लगा होगा। यदि वो नीले रंग का टैग है तो समझिए वो प्रमाणित बीज है। और कहीं कहीं पर आपको आधारीय बीज भी उपलब्ध होता है। तो आधारीय बीज की पहचान है कि उसके ऊपर सफ़ेद रंग का टैग लगा होगा। आधारीय बीज अच्छा होता है। प्रमाणित बीज अथवा आधारीय बीज यदि आपको उपलब्ध हो रहा है तो वही बोना चाहिए। जो बोरा है, बीज का बैग है, जो थैला है, उसके ऊपर सारे मानक लिखे होते हैं। जब वो उन मानकों को पूरा करता है तभी इसके ऊपर टैग लगता है, अदरवाइज़ टैग नहीं लगा होता। तो आप सुनिश्चित करें कि आप अच्छा बीज लें, टैग वाला बीज लें, प्रमाणित बीज लें, सीलबंद थैले में लें, जिससे कि उसमें मिलावट की कोई संभावना ना हो। और फिर आप उस बीज को अपने लिए रखेंगे। किस तरह से उसकी नर्सरी डालनी है, किस तरह से आपने उसके साथ अगली फसल के लिए तैयारी करनी है, वो सब बातें हम आपको अभी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब आप बीज खरीदते हैं तो आप पहले करते हैं प्रजाति का चुनाव। अब बात हो रही है बासमती धान की, क्योंकि बासमती धान से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है। बासमती धान के रेट सामान्य धान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो जो जीआई एरिया है जिसमें हमारे 7 राज्य आते हैं, उसके किसान बासमती की खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। जैसे कि पूसा बासमती 1509 एक बहुत अच्छी प्रजाति है जो कि कम दिन में अच्छी उपज देती है और बीमारी कीड़े भी कम लगते हैं। इसको और प्रभावी बनाने के लिए 2 प्रजातियां और विकसित की गई हैं, जिनका नाम है पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847। जो पूसा बासमती 1847 है, ये रोग रोधी है। इसमें ब्लास्ट, जिसे आप गर्दन तोड़ के नाम से भी जानते हैं, ये बीमारी नहीं आएगी। और एक BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे आप झुलसा रोग कहते हैं, वो भी नहीं आएगा। तो इन दोनों बीमारियों के लिए जो आप स्प्रे करते थे, वो स्प्रे आपको इसमें नहीं करने हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रजातियां ऑलरेडी प्रतिरोधी हैं। तो यदि आप कम दिन की प्रजाति लगाना चाहते हैं तो आप 1509, 1692 अथवा 1847 ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रमुख प्रजाति है, जिससे कि आप देखते हैं बासमती में 60% से ज़्यादा जिसका भाग है, वो है पूसा बासमती 1121, जो दुनिया का सबसे लंबा चावल है। तो आप 1121 ले सकते हैं। पिछले कुछ समय में देखा है कि 1121 में कई बार यही ब्लास्ट और BLB, ये दोनों बीमारियां नुकसान करती हैं, और फिर अंधाधुन आप जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसकी वजह से निर्यात में भी दिक्कत आती है। तो आपने क्या करना है, इसमें भी नई प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, जैसे कि पूसा बासमती 1718, जो कि एक बहुत अच्छी प्रजाति है। 1121 में BLB नाम की बीमारी ना आए, BLB प्रतिरोधी ये बनाई गई है। इसका उपज भी 1121 से ज़्यादा है, चावल अच्छा है, तो आप 1718 का प्रयोग कर सकते हैं। इस वर्ष पूसा बासमती 1885 भी 1121 में सुधार करके बनाई गई है, जिसमें ब्लास्ट, जिसे आप झोंका रोग कहते हैं, या BLB, जिसे आप झुलसा रोग कहते हैं, वो दोनों बीमारियों के लिए ये प्रतिरोधी है। तो आप 1885 का भी बीज ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपील और करना चाहता हूँ, ये जो वैरायटी जो अभी नई आई हैं, जैसे पूसा बासमती 1847, 1885, 1886, 1692, इनका क्योंकि नई प्रजाति हैं तो बहुत ज़्यादा बीज अभी नहीं है। कई बार हमको लगता है हमारे किसान भाइयों को नई आई है, इसको ले लें, तो इस लालच में कहीं आप किसी धोखे के शिकार ना हो जाएं। इसलिए यदि नई प्रजाति ले रहे हैं तो वो रिलायबल सोर्स से लें, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, भरोसेमंद जगह से ही लें कि वो प्योर जो बताया जा रहा है वही प्रजाति है कि नहीं, और उसका बीज अच्छा है कि नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि विद्यालयों में संपर्क करें, विश्वविद्यालयों में संपर्क करें। इसके अलावा जो हमारा तीसरा सेगमेंट है, जिसका चावल बहुत अच्छा है, यूरोप में, US में बहुत डिमांड है, वो आती है पूसा बासमती 1401, जिसे आप पूसा बासमती 6 के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसका चावल बहुत अच्छा है, इसमें ईल्ड, उपज काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन इस प्रजाति में भी ये दोनों बीमारियां जो मैंने BLB और ब्लास्ट बताया वो आ जाती हैं, तो नुकसान कर देती हैं। तो क्या करना है, एक तो सही समय पर बिजाई करनी है, दूसरा आप 1401 के विकल्प के रूप में पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1886 को भी ले सकते हैं। ये प्रजातियां रोग रोधी हैं, उपज अच्छी है, चावल अच्छा है। यदि आपको सही जगह से सही बीज मिल रहा है और यदि आपको थोड़ा बीज भी मिल रहा है नई प्रजाति का, तो पहले थोड़ा लगाएं। अगली साल आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस प्रजाति ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद जब आपको ये अच्छी लगती है तो अगली साल बढ़ाइएगा। अभी नया बीज लेने के चक्कर में आप फालतू पैसा नहीं बहाना। कई बार आप चीटिंग के शिकार हो जाते हैं, आपको जो प्रजाति होनी चाहिए वो होती नहीं है, पैसा भी चला जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो नई प्रजाति के पीछे एकदम से आप ना भागें। संस्थान का प्रयास रहता है कि उन्नत बीज किसानों तक पहुंचे। हालांकि कभी कभी पर्याप्त बीज उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में किसान क्या करे और किन किस्मों का चुनाव करे कि कम से कम उर्वरक का उपयोग करना पड़े, जानते हैं विशेषज्ञ से। मेरा नाम नेत्रपाल शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम, मेरठ, एपिडा से। बासमती की खेती करने वाले किसानों के लिए बासमती की रोपाई से पहले जब खेत की तैयारी करनी है, उससे संबंधित मैं जानकारी देना चाहता हूं कि किसान भाई
अपनी बासमती की रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी किस प्रकार करें। जैसे कि हम लोग हरी खाद की बात करते हैं कि हरी खाद की बुवाई करने वाले किसान भाई अपने धान की रोपाई से पूर्व उसमें पानी भरकर डायरेक्ट पर्लिंग करें 2 बार रोटावेटर से। उसको कभी भी सूखे में जुताई करके ना डालें, जिससे हरी खाद का कोई बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धान की रोपाई करने से पूर्व हमें पानी भरकर 1 दिन पहले पर्लिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसकी लेवलिंग समतल करना चाहिए। यदि हम खेत को समतल नहीं करते हैं तो हमारे लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और हमें इससे हमारा नुकसान होता है। कहीं कहीं टीला रह जाते हैं, उससे उसमें दरार पड़ जाती हैं, तो उससे भी हमें नुकसान होता है। किसान भाई एक और विशेष ध्यान रखें कि जिन किसानों को बासमती की खेती करनी है वो रोपाई करने से पूर्व जो हम लोग फर्टिलाइज़र रिकमेंड करते हैं, फर्टिलाइज़र को रोपाई से पूर्व ही खेत में डालें, जिससे जो पौधे की जड़ों के पास जा कर के उसका फ़ायदा हमारी फसल को होगा। दूसरा, रोपाई किस प्रकार करनी है कि हमें सबसे पहले तैयारी 1 दिन पहले करनी चाहिए, पर्लिंग 1 दिन पहले करनी चाहिए। इसका बेनिफिट्स ये है कि हमारी मिट्टी सेट हो जाती है। सेट होने से हम लोग जो रोपाई करते हैं उसकी जड़ें 1 से 1.5 इंच गहरी ही जानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अधिक गहरी जड़ जाने पर पौधे को दूसरी गांठ बनाने के लिए 8 से 10 दिन तक की एनर्जी दोबारा लगानी पड़ती है और वो एक हमारी लेयर के पास में दूसरी गांठ बनाती है, उसी से हमारा फुटाव होता है। गेहूं फसल की कटाई और धान की रोपाई से पहले किसान खाली पड़े खेतों का सही इस्तेमाल हरी खाद उगाकर कर सकते हैं। हरी खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे अच्छी पैदावार मिले। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर बासमती धान का उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात में इजाफा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर, वैज्ञानिक अधिकारी, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान, मोदीपुरम, मेरठ। आप सबकी गेहूं की फसल लगभग कटाई शुरू है, कुछ लोगों की कट चुकी है। उसके बाद अधिकतर किसान हमारे धान की फसल की रोपाई करते हैं। तो अपनी ज़मीनों को सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार अपनी ज़मीनों से उत्पादन तो ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ को हम नहीं मिला पा रहे हैं, तो जो ये अब गेहूं की कटाई के बाद का समय है, ये बहुत ही उपयुक्त है हरी खाद को अपने खेत में देने के लिए। जो किसान भाई हरी खाद से आमदनी चाहते हैं तो वे गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि 65-70 दिन में मूंग की फसल कट जाती है और इतना समय आपको गेहूं की कटाई के बाद बासमती धान की रोपाई के बीच में आराम से मिलता है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने खेत की गर्मी की जुताई भी करें और हरी खाद भी लें, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि अपने गेहूं की फसल की हार्वेस्टिंग के बाद में अपने गेहूं के खेत को 15-20 दिन जुताई करके खुला छोड़ दें। उसके बाद जब आपको अपने खेत में बासमती धान की रोपाई करनी हो, उससे लगभग 45-50 दिन पहले ढैंचे के रूप में हरी खाद को बो सकते हैं। तो उससे आपके खेत में जुताई की भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आपकी पहली फसल के अवशेषों के साथ में नुकसानदायक फफूंद, नुकसानदायक कीटों के स्पोर्स, अंडे खेत में थे, तो वो उस धूप में ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आप जब ढांचे के रूप में हरी खाद बोएंगे तो वो आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ा देगी। ऐसा करने से आपकी लागत में कमी होगी, साथ में आपकी फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है
इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। आज मुलाकात करवाएंगे लुधियाना में रहने वाले बलजिंदर सिंह से। क्या करते हैं ये बीज उत्पादन करते हैं और इन बीजों को अन्य किसानों को उपलब्ध भी करवाते हैं क्योंकि इनकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तो क्यों इन्होंने बीज उत्पादन को ही चुना, आइए इन्हीं से जानें। हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की है और इन्हीं कामयाब किसानों की फहरिस्त में एक नाम उभर के सामने आता है, बलजिंदर सिंह का। लुधियाना के एक छोटे से गांव में बलजिंदर सिंह को खेती करते देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। इनका रहन सहन, पहनावा और काम करने का तरीका गैर परंपरागत है। खेती का सारा काम बलजिंदर सिंह खुद करते हैं। खेतों में जुताई, बिजाई, सिंचाई और कटाई, ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे है। फिर भी उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो परंपरागत किसान नहीं है। खेती उन्हें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों और समझ के दम पर खेती को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों को भी तरक्की की राह दिखाई है, जिस पर चलकर ये जान रहे हैं कि खुशहाली किसे कहते हैं। बलजिंदर सिंह ने अपनी कामयाबी का सफर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। जब उनका परिवार लुधियाना आया, तब उनके पिता ने यहाँ जमीन खरीदी और वो खेती करने लगे। बलजिंदर सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखते थे। वो खेतों पर अपने पिता और स्थानीय किसानों को कड़ी मेहनत करते देखते, जिससे उनका घर चल रहा था। बलजिंदर सिंह का रुझान खेती की तरफ होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर किसान ही बनेंगे। शुरुआती दिनों में बलजिंदर सिंह ने अपने पिता के साथ गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों के सही तंत्र को समझने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने जाना कि क्यों किसान हर समय नुकसान में रहता है। उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाने और उपज के सही समय पर नहीं बिकने के कारण बलजिंदर सिंह बेहद परेशान रहते थे। खेती में आगे अच्छा करने के उद्देश्य से इन्होंने बीज उत्पादन करना शुरू करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बीज उत्पादन के विषय में 5 साल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया, जिसके फलस्वरूप बलजिंदर सिंह बीजों के विषय में अधिकांश चीजें जान चुके थे। वो ये जान चुके थे कि बीजों का काम खेती से ज्यादा मुनाफे का है, लिहाजा उन्होंने बीजों का काम करना शुरू कर दिया और ये उनके जीवन का अहम फैसला था। एक ऐसा फैसला जो उनके आगे बढ़ने की नई राहें खोल सकता था। उन्होंने 10 एकड़ जमीन में बीजों का काम शुरू किया। स्थानीय किसान विश्वास पर बलजिंदर सिंह से बीज खरीदने लगे। बलजिंदर सिंह बीजों का इस्तेमाल पहले अपने खेतों में करते और गुणों की परख के बाद ही वो दूसरे किसानों को बीज बेचते थे। धीरे धीरे स्थानीय किसानों के बीच बलजिंदर सिंह ने विश्वास जमा लिया और वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे। हौसला बढ़ा तो बलजिंदर सिंह बीजों की नई नई किस्में तैयार करते और किसानों को बेचते। उन्होंने बीजों की पैकिंग भी शुरू कर दी। अब वो किसानों को पैक किए हुए बीज बेचने लगे। उनके इस काम ने उन्हें नई पहचान दिलाई और साथ ही आर्थिक संपन्नता भी उनके घर आई। बलजिंदर सिंह किसानों को केवल बीज ही नहीं बेचते, बल्कि उन्हें बीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। आज बलजिंदर सिंह किसानों को गेहूं और धान के बीज सप्लाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान बीज के व्यापार में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। बलजिंदर सिंह का मानना है कि खेती को समझदारी और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये मुनाफा देने वाला काम है। वो युवा किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं कि वो खेती से जुड़ें और बीज उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाएं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बताएं, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की, यानी कि केसीसी की। अगर आपका केसीसी बना हुआ है तो आप कृषि कार्यों के लिए आसानी से बैंक में जाकर ऋण ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज दरों पर। तो अगर अभी तक आपने अपना केसीसी नहीं बनवाया है तो क्या रहती है प्रक्रिया, बताते हैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था
सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidrshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमानों को आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया।